आपका जो प्रोफेशनल नाम आप लिखते हैं, जी जी गौरव साक्षी, जी। तो ये साक्षी शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं उस समय इंदौर में कॉलेज ड्रॉप करके धार से अच्छा, घर से लड़ाई झगड़े करके और फिर मैं आया था और बस वहीं हम कहीं मिले इंदौर में। और तो रुक्मणी और राधा एक ही थी या फिर क्या था उसका? अरे इसमें तो ब्रेकअप के ऊपर आपका क्या ख्याल है? ब्रेकअप तो अगर इस तरह का कोई साथी छूटता है तो मलाल होता है, बिल्कुल। लेकिन ये आप नहीं तय करेंगे कि वो इस स्तर का साथी था या नहीं था, वो ईश्वर तय करेगा। बिल्कुल। राहत साहब लिखते हैं कि समंदरों के सफ़र में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। वाह, ईश्वर तय करेगा। बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं कवि गौरव साक्षी। गौरव भैया एक राइटर, लिरिसिस्ट और पोइट हैं जिन्होंने कई सारे स्टेज परफॉर्मेंस दिए हैं। गौरव भैया ने कुमार विश्वास सर के साथ भी स्टेज शेयर किया। शैलेश लोढ़ा जी के शो पर भी वो आ चुके हैं। कई सारे IITs NITs में उनके शोज हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा अनुभव है उन्हें इस क्षेत्र का। इस पॉडकास्ट में हमने बातचीत करी है ऑब्वियसली पोइट्री के बारे में, प्रेम के बारे में, उनके क्या अनुभव रहे हैं, उनकी बुक रिसेंटली रिलीज़ हुई है उसके बारे में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। कुछ कविताएं भी आपको सुनने को मिलेगी और कुछ गहरी बातें जो उन्होंने उनके अनुभव से बताई है। तो आइए बढ़ते हैं इस एपिसोड की तरफ एंड लेट्स डीकोड टुगेदर। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और ब्रीफ आपके बारे में बता दीजिए आप। मैं कवि हूँ, लिरिसिस्ट हूँ। पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी कवि सम्मेलन मुशायरे होते हैं मुझे बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ और कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से राष्ट्र सेवा करने का अवसर मुझे मिला है, शुक्र है। थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, मैं मूलतः इंदौर संभाग में एक ज़िला है धार। बिल्कुल। धार ज़िले में एक छोटा सा कस्बा है राजगढ़। ओके। राजगढ़ इसलिए भी फेमस है क्योंकि उसके पास में एक जैन तीर्थ है, मोहनखेड़ा श्वेतांबर जैन तीर्थ है। तो मैं वहीं से मूलतः बिलोंग करता हूँ। मेरा पूरा परिवार जो है, मेरे दादाजी दादी जी और सारे लोग वहीं पे रहते हैं। पिताजी के स्वर्गवास के बाद मैं, मेरी माताजी और पत्नी और बच्चे, हम लोग अब इंदौर शहर में ही विगत 1 दशक से हम लोग इंदौर में रहते हैं। अच्छा, पोइट्री का चस्का कब से चढ़ा आपको? पोइट्री का चस्का ये बेसिकली कहीं से चढ़ा नहीं। हाँ। ये मेरे घर से ही मुझे मिला। मेरे काका साहब जो हैं, ओके। मेरे चाचा जी, वो एक नेशनल पोएट हैं। अच्छा। वो उस समय आकाशवाणी में आते थे जब आकाशवाणी का वर्चस्व हुआ करता था। अच्छा। भाई, तब ऑल इंडिया रेडियो ही सबसे बड़ा माध्यम था संचार का। उस समय उनकी आकाशवाणी में कविताएं आया करती थी। उनकी पहली पुस्तक रही अनंत की ओर, जिसकी भूमिका डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखी। अच्छा। मेरे दादाजी हिंदी साहित्य में MA रहे, मेरे पिताजी हिंदी साहित्य के शिक्षक रहे, मेरी बुआएं हिंदी साहित्य में पढ़ाती रही। तो घर से ही मुझे कविता का माहौल जो है बचपन से मिलता रहा। जब दादाजी बच्चों को पढ़ाते थे, MA की क्लासेस लेते थे, वो दादाजी से कई सारे हमने उपन्यास, कहानियाँ, कविताएँ दादाजी के मुँह से ऐसे चलते फिरते ही हमने सुनी और बस वहीं से। आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी मेरे शिक्षक थे, शासकीय सेवा में थे, और फोटोग्राफी का भी पापा का बिजनेस था। तो दोनों चीज़ें कंबाइनली करते थे। संविदा में उनकी जॉब थी और उनको किडनी फेलियर के कारण पापा की जो है वो डेथ हो गई, जल्दी चले गए। आपका जो प्रोफेशनल नाम आप लिखते हैं, जी जी गौरव साक्षी, जी। तो ये साक्षी शब्द का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। साक्षी शब्द का महत्व बिल्कुल है और इसके 2 कारण थे। जब मैं कविता में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, मैं तो अभी भी मानता हूँ कि मैं अभी भी प्रयास ही कर रहा हूँ। तो देश के एक बड़े कवि हैं इटावा उत्तर प्रदेश के, गौरव सिंह चौहान, सभी जानते हैं उनको। ठीक है। मेरा भी जातिगत नाम गौरव सिंह चौहान है। अच्छा। तो कई बार ऐसा तब वो भी अपने मतलब प्रारंभिक दौर में थे। इतनी उनको भी प्रसिद्धि नहीं मिली थी जितनी आज के समय में। वो बहुत बड़े नाम है देश के। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं कविताएं लिखता था और फेसबुक में मुझे कमेंट करते थे कि अरे वो आपकी कविताएं वहाँ पढ़ी थी, सुनी थी, और ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। और कई बार वो कविताएं लिखते थे और उनको लोग मैसेज कर देते थे कि आपके गीत सुने थे, सारी चीज़ें। ये बड़ा एक वैसा सा सिचुएशन था। इस बीच मेरे जीवन में मेरी पत्नी साक्षी का आगमन हुआ। अच्छा। तब मैंने सोचा कि एक उपनाम की आवश्यकता तो हमेशा से रही, और हम तो सनातनी परंपरा के लोग हैं। बिल्कुल। सिया राम कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है हमारे यहाँ।
तो क्यों ना मैं अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का नाम उपनाम की तरह जोड़ लूँ, और मैं उसको सम्मान देना चाहता था। मुझे किसी न्यूज़ चैनल में मुझसे पूछा भी गया कि गौरव साक्षी आप हो गए, तो मैंने उनसे कहा कि जब तक मैं गौरव था मेरे जीवन में गौरव की कमी थी, लेकिन जब से मैं गौरव साक्षी हुआ मेरे जीवन में यश गौरव की वृद्धि होते ही चली जा रही है। तो मेरी पत्नी का नाम है साक्षी, ओके। जिसको मैं अपने उपनाम की तरह गौरव साक्षी के रूप में इस्तेमाल करूँ। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 30 तारीख को 9 साल हो जाएंगे। 30 तारीख को 9 साल। हाँ, इस 30 आपकी अप्रैल। एज क्या है वैसे? मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। हाँ, मेरी एज 31 वर्ष है, और मैंने 23वें वर्ष में जब मैं था, वही वो पापा का जो कारण था। अच्छा। मेरा प्रेम विवाह हुआ दरअसल। ओके। मैं और साक्षी हम इंदौर में मिले थे। साक्षी उस समय बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट करके, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके, और जॉब बस लगने ही वाली थी, या शायद लग चुकी थी, अपॉइंटमेंट हो चुका था उनका। और मैं उस समय इंदौर में कॉलेज ड्रॉप करके धार से, अच्छा, घर से लड़ाई झगड़े करके, और फिर मैं आया था, और बस वहीं हम कहीं मिले इंदौर में। और तो रुक्मणी और राधा एक ही थी या फिर क्या था उसका? अरे इसमें तो दुख की नस छेड़ दी आपने। अच्छा। रुक्मणी जो है, वैसे तो राधा भी वही है, रुक्मणी भी वही है, लेकिन ये जीवन है ना, जीवन कई श्रृंगों और गर्दों से मिलके बना है। कई दफ़े प्रेम में ठुकराए गए हैं। अच्छा। और एक ही से कई दफ़े ठुकराए गए हैं। तो अभी तो साक्षी ही मेरे जीवन की साक्षी है, लेकिन एक किस्सा रहा जवानी का, या यूँ कहें कि जाते हुए बचपने और आती हुई जवानी का, जिसमें एक राधा थी। अच्छा। लेकिन मैंने लिखा था कि ना कोई झूठ ना खुमारी हो, कोई धोखा ना आपकी बारी हो, जो मेरी थी वो मेरी थी ही नहीं, जो तुम्हारी है वो तुम्हारी हो। वाह। तो वो एक किस्सा था जो समय के साथ चला गया। और फिर रुक्मणी आ गई। अब फिर रुक्मणी आ गई। अब रुक्मणी ही राधा रानी है। ज़ुबैर अली ताबिश का एक शेर याद आता है कि मुरली सब धुन त्यागे है, एक ही धुन में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे। बिल्कुल। अच्छा, रिसेंटली आपको कर्नाटका के राज्यपाल ने सम्मानित किया, और आप प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी आप जी। वहाँ पर क्या अनुभव रहा आपका? जी, मैं भारतीय वायुसेना का एक कार्यक्रम था, ओके, बेंगलुरु कर्नाटका में। अच्छा। जहाँ पे हम लोग गए थे, एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन वहाँ पे हुआ, जिसमें वहाँ के माननीय राज्यपाल जी, हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं, वो थावरचंद गहलोत जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे, और उनसे मुझे सम्मानित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो ये मेरे जीवन का एक यूँ कहें कि बड़ा क्षण रहा कि भाई राज्यपाल अगर किसी स्टेट का आपको सम्मानित करता है तो बड़ी बात है। और मेरा एक गीत है जो अभी ऑडियो फॉर्म में भी आ चुका है कि राम होना सहज तो नहीं है, मगर जो सहज हो गया हो वही राम है। राम एक ऐसा चरित्र रहे, जी बिल्कुल आपने सुना, धन्यवाद। राम एक ऐसा चरित्र रहे कि जिस पे मुझे लगता है कि देश के लगभग सारे कवियों ने अपनी कलम चलाई है। बिल्कुल। जो कवि हुआ है उन्होंने राम पे कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, चाहे वो एक पंक्ति लिखी है। तो मेरे जीवन में भी ये सौभाग्य है कि मैं प्रभु श्री राम पे कुछ लिख सकूं। तो मैंने ये गीत आज से 3 बरस पहले लिखा था, जब मेरी बेटी, छोटी बेटी पेट में थी उसकी माता के, तब मैंने गीत कहा था। और वो गीत जो है प्रसिद्ध हुआ, और इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोगों का स्नेह मिला। और फिर उसी गीत को पढ़ने के लिए मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था, उसमें हमारे तो कवि मित्र हैं जो उसके संयोजक थे, अभय निर्भीक भैया और नारायणधर द्विवेदी, जब उन्होंने वो टीम बनाई तो मुझे भी आमंत्रित किया कि मैं वहाँ आकर वो गीत सुनाऊं। आपको लगभग कितना समय हो गया इस पोइट्री में? और मैं सच्ची बताऊं तो मैं कक्षा 8वीं से कविता टूटी फूटी लिख रहा हूँ। मैं जब मेरी जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा 11-12 तक की, वो शासकीय विद्यालय से हुई। ओके। तो मैंने निरंतर 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं 4 वर्षों तक लगातार अपने विद्यालय में स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार जीता है। ठीक। ये मैंने कहा ना, बचपन घर से ही ये परंपरा। तो मैं कक्षा 8वीं से कच्ची पक्की, जिसको हम कहते हैं, टूटी फूटी कविताएं गढ़ने लगा था। ठीक है जी। और उसके बाद मतलब तब आपको लगता था, मतलब पता था इन चीज़ों के बारे में कि क्या कर सकते हैं, और मतलब इसको एज ए करियर आपने कभी सोचा था? यार सोचा तो नहीं था, है ना। खैर, उससे पहले अभी आपका करियर क्या है? मतलब अभी इसको प्रोफेशन मानते हैं या पैशन प्रोजेक्ट है आपका ये? नहीं, अब तो प्रोफेशन हो चुका है, बहुत अच्छी इनकम है मेरी। लेकिन साथ में जॉब भी करता हूँ एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में। ओके। और मुझे लगता है कि आने वाले एक 1-1.25 बरस में मैं पूरी तरह से अब कविता ही करने लगूंगा। ये स्थिति है
लेकिन आज भी थोड़ी सी चुनौतियाँ तो है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में क्या, कला के हर क्षेत्र में रहती है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा, और अच्छी बातें है तो अच्छे लोग भी निकल के आते हैं, और चीज़ें उतनी आसान नहीं है जितनी दूर से देखने पे लगती है। क्षेत्र का विस्तार जब अब होता है तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही है, हमारे क्षेत्र में भी बहुत प्रतिस्पर्धा है। तो हाँ, अब मैं इसको एज ए प्रोफेशन कर रहा हूँ, और लगभग ये मेरा प्रोफेशन हो चुका है पूरी तरह से। लेकिन उससे पहले भी मतलब कुछ समस्याएं आती है, आप डायरेक्टली इसमें एज ए प्रोफेशन उतर सकते हैं? नहीं उतरना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, या यूँ कहे किसी भी कला के क्षेत्र में पहले दिन से आपको वो चार्म या वो जो ग्लोरी आप चाह रहे हैं, वो जो ग्लैमर आप देख के आते हैं किसी भी क्षेत्र में। जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप भी कितना संघर्ष कर रहे हैं, है ना, आप फिर आपका चैनल अब ग्रो कर रहा है, अब आप एक स्थापित पॉडकास्टर हो चुके हैं, अब इससे भी और आगे आपको जाना है, मिलियंस तक पहुंचना है। तो शुरुआत में हर क्षेत्र में स्ट्रगल आता है, और अर्थ एक ऐसी चीज़ है जो हर क्षेत्र में उसकी डिमांड है ही, ठीक है। तो इनिशियली उतना तो नहीं मिलता, लेकिन आप कुछ साथ में करते रहिए भाई। जिस तरह से आप पार्ट टाइम पोइट्री करते हैं, आप ये मान के चलिए कि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, है ना, तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे, फिर कोई एक क्षेत्र जो आपका स्थापित हो जाता है उसमें पूरी तरह से लग जाइए। और अब आने वाले पिछले विगत 5, 7, 8 वर्षों के निरंतर संघर्ष के बाद मुझे अब लग रहा है कि मुझे पूरी तरह से कविता की ओर चले जाना चाहिए। कुमार विश्वास जी ने बहुत समय तक कॉलेज में लेक्चर्स लिए और कविता करते रहे। बिल्कुल। हाँ, हम बहुत सारे, मैं नाम गिना सकता हूँ। हरिओम पंवार जी जो है पूरे जीवन उन्होंने पढ़ाया। विनय चौहान दादा शायद अभी भी पढ़ाते हैं, तो करते हैं कुछ लोग। अच्छा, इन नामों के बीच आपकी सबसे इंस्पिरेशन कौन है, मतलब जिनको आप देखते आए हैं? मेरे पहले इंस्पिरेशन तो चूँकि घर से ही मेरे काका साहब रहे, ठीक है, उन्हीं ने मेरी कविताओं को, मेरी तुकबंदियों को ठीक किया और कविता कहा। लेकिन मेरी क्या, और मेरी उम्र के हर एक व्यक्ति का जो इंस्पिरेशन है, मैं नाम नहीं भी लूँ तो आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो डॉक्टर कुमार विश्वास हैं। बिल्कुल। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कविता को स्टारडम दिलवाया। बिल्कुल। आपने कभी सोचा था कि कोई कवि चार्टर्ड प्लेन में उड़ेगा? नहीं। जब हम किसी को बताते थे कि हम कवि हैं या कविता करने जा रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में एक ऑरा बनता था कि एक झोला लेकर कुर्ता पहना हुआ आदमी, वो हवाई चप्पल पहना हुआ लड़का आएगा और वो कविता सुनाएगा। कविता को ग्लैमर दिलाने का काम जिन 2-3 लोगों ने किया, उसमें कुमार सर जो है वो सबसे बड़े व्यक्ति हैं। बिल्कुल। हरिवंश राय बच्चन जी ने, गोपाल दास नीरज जी ने इस परंपरा का प्रारंभ किया, और कुमार सर के दौर में ये परंपरा अपने चरम पे है। बिल्कुल। चार्टर्ड प्लेन में कविता को ले जाने वाले व्यक्ति डॉक्टर कुमार विश्वास है। तो मेरे भी प्रेरणा के जो सबसे बड़े स्रोत हैं वो कुमार सर ही हैं, और मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि उनका मुझे समय समय पे स्नेह भी मिलता है। अच्छा। मैं जब उनको बधाई देता हूँ जन्मदिवस की, तो वो रिप्लाई करते हैं। 1-2 बार उनके साथ स्टेज शेयर करने का अवसर भी मिला, उनके घर बैठ के घंटों उनसे बात की मैंने, और एक ट्वीट पे तो उन्होंने मुझे कहा था, गीत गौरव बने रहो पुत्र। तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा जी। अच्छा, आपकी रिसेंटली बुक खरोच, हाँ, आपने रिलीज करी, उसके ऊपर आप थोड़ा बताइए क्या? बेसिकली उर्दू में एक कहावत है कि शायर तब तक कि उसको एक स्थापित शायर नहीं माना जाता जब तक कि उसका कोई दीवान ना आ चुका। अच्छा। दीवान इज़ क्या कहें कि कलेक्शन ऑफ गज़ल्स, शायरी, हाँ, कविताओं का संग्रह, ओके, है ना। ये बात मेरे मन में हमेशा से थी। ठीक। तो मैंने सोचा था कि हाँ, जब मेरे पास ठीक ठाक थोड़ी रचनाएं हो जाएंगी तो मैं एक पुस्तक संग्रह, कविता संग्रह के रूप में एक पुस्तक निकालूंगा। तो मेरे मुक्तक जितने भी मैंने कहे, मैंने एक बहर में करीब 100-125 मुक्तक का है। तो वो 100-125 मुक्तकों की एक पुस्तक है, जिसमें मेरा जो सबसे प्रचलित मुक्तक रहा, उस मुक्तक की उस मुक्तक का एक शब्द हमने उठाया, खरोंच। अच्छा। वो तेरे प्यार की निशानी है ना, और वही उस पुस्तक का शीर्षक रखा, और उस पुस्तक को हमने उस नाम से लॉन्च किया। तो बेसिकली वो मेरे मुक्तकों का संग्रह है, उसमें मेरे सारे मुक्तक हैं जो एक ही बहर में गए हैं। क्या क्या स्टाइल की वो पोइट्री मुक्तक जो आप सभी तरह के उसमें मुक्तक हैं। मैं उसमें उसका जो शीर्षक है वहीं से मैं बता दूं, मैंने वो कहा था कि बात ये है 1 दशक पुरानी है, बस तुम्हें याद भर दिलानी है, मेरे कांधे पे जो खरोंच सी है वो तेरे प्यार की निशानी है। अच्छा। तो ये बहुत वायरल हुआ था अपने समय में, तो उसी में से वो खरोंच शब्द उठा के हमने पुस्तक का शीर्षक बनाया। और भी बहुत सारे उसमें मुक्तक हैं, देश प्रेम पर हैं, विरह पे हैं, वात्सल्य में हैं, बहुत सारे मुक्तक उसमें।
प्रेम का बहुत रोल रहा है आई थिंक, मतलब उस पर आपने बहुत ज़्यादा कविताएं लिखी। हाँ हाँ जी जी। तो क्या असर पड़ता है उसका जीवन में एक पोइट की? देखिए, पोइट क्या, कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता इस दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रेम से अछूता रहा होगा। मैंने कहीं लिखा कि प्रथम ही बार में सबको ये फ़न हासिल नहीं होता, बिना अभ्यास के नौसीखिया काबिल नहीं होता। कथन ये झूठ है कि प्यार बस एक बार होता है, निरंतर जो नहीं धड़के वो दिल ही दिल नहीं होता। अरे वाह। तो जब दिल निरंतर धड़केगा तो प्यार भी होगा, और एक बार नहीं होगा, कई बार होगा। ठीक है। और हाँ, कई बार होगा, ये सच्चाई है। जो लोग कहते हैं कि प्यार सिर्फ एक दफ़ा होता है, वो झूठ कहते हैं। बहुत सारे लोगों को तसल्ली मिल रही है अभी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल झूठ बात है। प्यार एक बार नहीं होता, प्यार कई बार होता है। हाँ। अरे भाई, किसी के बाल अच्छे लगेंगे, किसी के किसी की आंखें ख्याल अच्छी है, चलेंगे। हाँ, किसी की बातें अच्छी है, बिल्कुल। खैर, लेकिन जीवन साथी एक ही होता है। अच्छा। वो हज़ारों में, करोड़ों में, अरबों में एक होता है। वो शायद जावेद साहब ने लिखा है या गुलजार साहब ने लिखा है कि चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, उस हाथ को तुम थाम लो, फिर मेहरबा कल होना हो। अच्छा। तो वो जीवन साथी होता है। लेकिन प्यार तो होता ही रहता है, प्यार तो कई बार होता है। मैं एक महफिल में था और एक खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने था। मैंने उसी महफिल में वो मुक्तक कहा था कि एक यहाँ पर हंसी नज़ारा है, ध्यान उस पर ही मेरा सारा है। चांद के पास हो सितारा ज्यों, चांद के पास हो सितारा ज्यों, होठ के पास दिल तुम्हारा है। वाह वाह। तो इश्क तो कई कई बार होता है, कई दफ़े होता अच्छा, इस चीज़ पे अपन थोड़ा और बातचीत करते हैं, है। जी जी क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। जी जी आजकल के युवा बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में रुचि लेते हैं, या क्या कहूँ, उम्र ही ऐसी है। जी जी। तो थोड़ा सा और इसको आप अपने शब्दों में बताइए कि क्या होता है प्रेम, और जीवन साथी का आपने बताया कि एक अलग रोल होता है, आपके जीवन में क्या रोल रहा है उनका, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरे जीवन में तो मेरी पत्नी ही सब कुछ है। मतलब मेरे घर को संभालने से लेके मुझे संभालने तक, मतलब बिना साक्षी के मैं अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब कहा ना मैंने, हाल ना पूछो मोहन का सब कुछ राधे राधे है। वो गौरव साक्षी नाम जो है वो सिर्फ नाम नहीं है। अगर साक्षी के बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, वो रोल है। और मैंने कहा ना, वो लाखों करोड़ों में एक होता है। लेकिन आजकल का जो प्यार है, या आजकल का क्या, ये हर युग में ऐसा ही हुआ है, धोया सुखाया हो गया वाला। तो ये होता ही है, इसमें क्या कहेंगे, ये उम्र का भी दोष है थोड़ा सा, और चीज़ें होनी भी चाहिए जीवन में, आनंद भी ज़रूरी है। मैंने कहीं लिखा था कि इश्क में हार भी ज़रूरी है। भाई, जो लोग कहते हैं ना कि असफल हो गया मेरा प्रेम, मैं बहुत दुखी हूँ। सुल्तान मूवी में एक डायलॉग है कि कुछ चीज़ पाने खातिर चोट भी खाना ज़रूरी है। तो इश्क में हार भी ज़रूरी है, दूसरा यार भी ज़रूरी है। इश्क में हार भी ज़रूरी है, दूसरा यार भी ज़रूरी है। एक हफ्ता है ज़िंदगी जिसमें एक इतवार भी ज़रूरी। तो सातों दिन एक जैसे नहीं हो सकते, बिल्कुल है ना। सोमवार से शनिवार आप लगे रहिए, लेकिन एक दिन आनंद का भी होना चाहिए। लेकिन हर चीज़ की अपनी सीमा है, आनंद की भी अपनी सीमा है। अति सर्वत्र वर्जित, तो वो है। ब्रेकअप के ऊपर आपका क्या ख्याल है? ब्रेकअप, यार हमारे समय में ब्रेकअप जैसा कुछ होता नहीं था, क्योंकि लड़कियां ना, मैं उस समय बहुत सामान्य, अब तो थोड़ा सलीका आ गया कपड़े पहनने का, रहने का, हाँ, थोड़ा समय के साथ परिवर्तन। उस समय में बहुत एवरेज लुकिंग, हालांकि वो अभी भी हूँ, और चीज़ें कम पता थी। उस समय टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी, तो ब्रेकअप नहीं होते थे उस समय। तो लड़कियां घास नहीं डालती थी। उसके कारण केवल ये नहीं थे कि आप गुड लुकिंग नहीं है, आपके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उनको कैच कर सके। उसका कारण ये भी था कि समाज उतना विकसित नहीं था, या यूँ कहे कि विकसित शब्द भी गलत होगा यहाँ पे, उतना फ्रैंक नहीं था। डरते थे, हमको भी डर लगता था कि पिताजी को पता चल गया तो कूट देंगे। बिल्कुल। और उनको ये लगता था कि कूटेंगे उटेंगे तो ठीक है, अभी तुरंत शादी करा देंगे, चल तेरा पकड़ में आया कुछ। तो ब्रेकअप जैसी चीज़ ये तो आज के सो कॉल्ड जेंजीज में होती है। हमारे समय तो मुस्कुरा भर दे तो ऐसा होता था कि हाँ, और अगर आज मैं उस गली से निकला और उसने नहीं देखा, मतलब ब्रेकअप ही है वो।
तो देख लेने भर से, मुस्कुराने भर से इश्क हो जाता था, और एक दिन न दिखने भर से ब्रेकअप हो जाने वाली स्थिति थी। लेकिन आजकल के जो ये आशिक हैं, या आजकल के जो आपकी उम्र के जो लोग हैं, जो ब्रेकअप में नसें काट लेते हैं, दिल टूट जाता है, बड़ा। अंजुम रहबर एक शायरा हैं, और उनका एक शेर मुझे याद आता है कि लड़कियों मुझको तजुर्बा है बहुत, मशवरा है कि प्यार मत करना। तो वो शेर में कहती हैं ऐसा, लेकिन मेरे अनुभव दूसरे हैं। मैं कहता हूँ कि तीर नज़रों का पार होगा ही। मैंने कहा ना, इश्क कई बार होता है। तीर नज़रों का पार होगा ही, ये जिगर तार तार होगा ही, और कोई कितना ही रोक ले, लेकिन प्यार होगा तो प्यार होगा ही। तो इश्क की आग है, गालिब कहते हैं, लगाए ना लगे बुझाए ना बुझे। मतलब आजकल हो क्या रहा है ना कि ये जैसे ब्रेकअप का भी बात कर रहे थे अपन, उसके बाद लोगों को ऐसा लगता है कि यार वही था जो था वही था, नहीं, ऐसा नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। ऐसा नहीं भी है, और ऐसा हर केस में नहीं है। अच्छा। ये दो बातें। हाँ। जैसे कि मैंने जो भी जितना सब बताया, मेरे जीवन में सबसे बड़ा रोल प्ले साक्षी ने किया, ठीक है। मैं जो कुछ हूँ उसी की वजह से हूँ, ठीक है। वो मेरे जीवन में नहीं होती तो मैं जो हूँ वो नहीं होता, ये सच्ची बात है। अच्छा। बहुत तरीके से सपोर्ट किया उसने। तो अगर इस तरह का कोई साथी छूटता है तो मलाल होता है, बिल्कुल। लेकिन ये आप नहीं तय करेंगे कि वो इस स्तर का साथी था या नहीं था, वो ईश्वर तय करेगा। बिल्कुल। राहत साहब लिखते हैं कि समंदरों के सफ़र में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। वाह। ईश्वर तय करेगा। बिल्कुल। जो आपके पास है वो आपके लिए बेस्ट है, या वो आपके लिए श्रेष्ठ है। जो आपके पास नहीं है, या जो आपके पास आने वाला है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ईश्वर तय कर लेगा कि ये आपके लिए सही है या नहीं है। जो जा रहा है उसको खुशी से जाने दो, और जो आ रहा है उसका स्वागत करो। मैं यही सलाह देना चाहूँगा आज के युवाओं को। बिल्कुल। लोग विलाप करते हैं, हाँ दुख होता है, सबको होता है, सबका दिल टूटता है, लेकिन अत्यधिक विलाप भी ठीक नहीं है। उसके कारण अपने आप को बर्बाद कर लेना भी ठीक नहीं है। आप फिर से भोर होगी, फिर से फूल खिलेंगे, सारी चीज़ें फिर से होंगी। सही व्यक्ति आएगा आपके जीवन में, इंतज़ार करो। आपकी सबसे बेस्ट पोएट या मतलब पोएम, या आपको क्या अच्छा जो आपके दिल से करीब हो? यार मैं अपना बेस्ट अभी तक दे नहीं पाया हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ लिखूँ जिससे मुझे लग जाए कि हाँ यार मैंने ये ठीक कर दिया। अभी तो मैं लगा हूँ सभी लोगों को पढ़ने में, अभी तो जितना मैं पढ़ सकूँ उतना। लेकिन हाल ही में मेरा एक गीत जो है बड़ा, मैं हर जगह पढ़ रहा हूँ वो, और ब्रेकअप वाली बात भी हुई। जीवन में ना दीपक, हम जब किसी के साथ होते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम उस रिश्ते में तो होते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से होते हैं, पूरी तरह से नहीं होते हैं। तब मैंने गीत लिखा था, मैं आपको सुनाता हूँ यदि आपका मन करे। बिल्कुल। हो रहा था कठिन जो निभाना वही, हो रहा था कठिन जो निभाना वही, एक संबंध तोड़ा नहीं जा सका। हो रहा था कठिन जो निभाना वही, एक संबंध तोड़ा नहीं जा सका। सैकड़ों पुल बनाए गए हैं मगर, सैकड़ों पुल बनाए गए हैं मगर, दो किनारों को जोड़ा नहीं जा सका। दो किनारों को जोड़ा नहीं जा सका। तो ये गीत भी इसी बात पे है कि आप रिश्ते में किसी के साथ होते हैं, रिश्ते में किसी के साथ होना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ हमेशा होना महत्वपूर्ण है। दुख में, सुख में, अच्छाई में, बुराई में। और मेरे जीवन में यदि मुझे कोई छोटी सी भी चीज़ की आवश्यकता लगती है, जैसे कि आज सुबह मुझे ये शर्ट पहन के आनी थी, तो मेरी पत्नी निकाल के रख के जाती है कि मुझे क्या पहनना है। इतना प्रभाव यदि किसी का आपके जीवन में है तो आप सच्चे इश्क में हैं, बाकी सब तो कपोल कल्पना है। जी। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा अपन करियर की तरफ आते हैं। जी जी।
एक जो मतलब एस्पायरिंग पोइट्स हैं या जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जी जी, उनके लिए थोड़ा सा आप बताइए कि क्या करियर वो बना सकते हैं इस क्षेत्र में। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। लोग कविता से सिर्फ कवि सम्मेलन का ही अर्थ निकालते हैं। ये बात सही है कि कवि सम्मेलन जगत बहुत बड़ा है और यहाँ पे ग्लैमर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप यदि कवि हैं, यदि आप अच्छा लिख सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप मंच पे आकर कविता ही पढ़ें। अच्छा, आप फिल्मों में गीत लिख सकते हैं, आजकल कितनी वेब सीरीज़ आ रही है, आप उसके डायलॉग्स लिख सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारी जगह कंटेंट राइटर्स जो हैं उनकी डिमांड अब बढ़ चुकी है, पहले की तुलना में बहुत सारी चीज़ें बढ़ चुकी है। हालांकि एआई से थोड़ा खतरा है, लेकिन जो क्रिएटिव राइटिंग है आई थिंक उसमें खतरा नहीं है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। जो कॉमन है कॉमन राइटिंग उसमें है और वो हो भी नहीं सकता। जैसे कि कोई उपमा है, ओके, वो जब तक मैं कोई उपमा नहीं सोचूंगा तो एआई को पता कैसे चलेगी? एआई क्रिएट नहीं कर सकता है, एआई मिक्स एंड मास्टर कर सकता है। बिल्कुल, ऑलरेडी जो फिट है ना डाटा, उसमें से कुछ एक निकाल के वो कर सकता है। बहुत हद तक ये हमारा माइंड भी करता है कि भाई हमने जो पढ़ा सुना देखा है, अपन भी कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं। लेते हैं। भाई मैं को राम पे लिखना है तो मैं पहले राम जी के विषय में अच्छे से पढ़ूंगा गहन, लेकिन मैं जब पढ़ूंगा तो फिर नई चीज़ निकाल के लेके आऊँगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें एआई नहीं कर पाएगा। एआई जो उसने देखा सुना है उसी को ठीक ठाक करके, उसी को सुसज्जित करके, सुव्यवस्थित करके आपके सामने परोस देगा। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप गीतकार बन के गीत लिख सकते हैं फिल्मों में, आप वेब सीरीज़ इतनी आती है उसके डायलॉग्स लिख सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर छोटी छोटी रील बनाते हैं, है ना, सारी चीज़ें करते हैं, उनकी आप कंटेंट लिखें, बहुत पैसा है उसमें। शुरुआत कैसे कर सकते हैं? मतलब शुरुआत क्या स्टेप्स होने चाहिए इनिशियल, या उसको पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? यार पढ़ना तो चाहिए ही, लेकिन क्या पढ़ सकता है वो? जो रुचि हो, अच्छा, है ना। एक बड़े शायर का शेर है, मुझे याद आता है कि धूप में निकलो बारिशों में नहा कर देखो, धूप में निकलो बारिशों में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबें हटा कर देखो। अच्छा, तो पढ़ना चाहिए इन द सेंस कि सिर्फ किताबें नहीं पढ़ना चाहिए। आप वेब सीरीज़ देखें, अच्छा, आप मूवीज़ देखें, आप जीवन के अनुभव लें, आप किसी से बात करें। मैं आपसे बात करूंगा, आपके अनुभव सुनूंगा, तो ये भी पढ़ाई है। मुझे पता चलेगा वो जो मुझे नहीं पता है। आपने वो देखा है जो मैंने नहीं देखा, क्योंकि आपने सिर्फ आपकी आंखों से देखा है। अब आप जब बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। मैंने जो देखा है वो आपने नहीं देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। तो ये भी पढ़ाई है। तो जितने अनुभव आप लेंगे, हाँ, उसके बाद आपको रस छंद अलंकार आप जो है उसका ज्ञान लें। जो हिंदी में करना चाहता है वो ये चीज़ें, हाँ, उसके लिए उर्दू में करना चाहते हो, बहर सीखें, है ना। और ये तो क्या कहें कि ये कला पक्ष है, ये तो आप सीख जाएंगे, ये टेक्निकलिटीज़ है ना। लेकिन जो भाव पक्ष है वो तो अच्छा पढ़ने से ही डेवलप होगा। और पैसों की अगर मैं बात करूं जी, क्या कितना पैसा मिल जाता है, या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग? ये तो जीवन सीधा मेरी फीस है। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, लेकिन एक सवाल रहते हैं कुछ के माइंड में। हो सकता है कोई नए जो सोच रहे हो कि क्या मैं इस पर करियर परस्यू। कला के क्षेत्र में पैसे की कोई सीमा नहीं है यार, कोई सीमा नहीं। बिल्कुल, मैंने आज से 1.25 साल पहले सर को हम बुलाना चाह रहे थे, कुमार सर को। ओके, तो एक जगह है इंदौर के पास में, तो सर का हमने बजट लिया था, तो वो बहुत था, मतलब कई लाख रुपयों में था। कुछ फिगर आप बता पाए? नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा। कई लाख रुपयों में था, आप ये समझ लीजिए, ठीक है, जो कि अच्छा खासा था। हाँ, तो वो भी एक आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल, और वो ले ही रहे हैं। हाँ लेंगे। तो बस उसको अपना क्या बोले लक्ष्य बनाए और निकल पड़े। मतलब लक्ष्य की कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है। आप आपने सोचा था, मैं वही कह रहा हूँ, आपने कभी सोचा था कोई कभी चार्टर्ड प्लेन में उड़ेगा? नहीं, आज कुमार सर कितने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे कवि सम्मेलन फ्रेटर्निटी के। बिल्कुल। तो बस आप अपने बस सोच बड़ी रखें, पंख फैलाएं और निकल पड़े। और क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जो मतलब कोई ऐसा एक लाइन, एक सिंगल आप कुछ बताना चाहें कि यार ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना? सिंगल लेग तो यही, बस पढ़ते रहो, बिल्कुल, और लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो। एक शायर का शेर याद आता है मुझे कि तू अपने मन में मदीने की आरजू रखना, फिर उसका काम है तेरे जज्बे की आबरू रखना। तो बड़ा लक्ष्य लेके आप निकलो, आप चलो तो सही, एक कदम चलो, आधा कदम चलो, आप निकल चलो। बस किसी भी क्षेत्र में कोई एक लक्ष्य बना के कर्म करना शुरू कर दो, भाग्य की चिंता मत करो। ऑटोमेटिकली जो किस्मत है वो आपके कर्म के अनुरूप जो है ढलने लगती है, और फिर आपको धीरे 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 अपने परिश्रम का फल मिलने लगता है। शुरुआत में थोड़ा कम मिलेगा, फिर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, फिर और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, ये ज़्यादा होते हुए इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको आनंद आने लगेगा जीवन। अच्छा जी, आपके फ्यूचर के क्या गोल्स हैं? कुछ प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं या किसी के साथ कोलैबोरेट करना, क्या
या चाहती यार मैं बहुत कट टू कट ये बताऊंगा, मैंने एक दो जगह मतलब एज अ एक तो सीरियल्स में मैं नाम रिवील नहीं करूँगा, डायलॉग राइटिंग के लिए भी मेरा चल रहा है कहीं पे, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मैं एक दो टेलीविज़न शो में मेरे डायलॉग्स आप मतलब आप लिरिक्स लिखते हैं, आप पोएम्स लिखते हैं, जी जी, उसके साथ आप डायलॉग्स, स्क्रिप्ट राइटिंग कह सकता हूँ? कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं कह सकते उसको, केवल डायलॉग्स में लिखूंगा मैं, मतलब उसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग। हाँ, वो अभी चूँकि बॉलीवुड में ऐसा, या यूँ कहेंगी ये टीवी जगत में ऐसा होता है कि चीज़ें बहुत अनसर्टन होती है। अच्छा, कई बार आप चीज़ें रिवील कर दें तो चीज़ें रिलीज़ होती है नहीं होती, बहुत इसलिए मैं नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल हाँ मेरे एक दो प्रोजेक्ट इस तरह के चल रहे हैं कि जो बहुत जल्दी आ सकते हैं। गौरव भैया, अभी मैंने रिसेंटली आपका इंस्टाग्राम विजिट किया था और आप बॉडी बिल्डिंग की भी काफ़ी, मतलब आप जिम वगैरह जाते हैं, फोटोज़ वगैरह डालते रहते हैं। जी जी, उसकी कुछ कहानी, कुछ क्या उसके पीछे महत्व है? यार उसका एक बड़ा कारण है, मुझे डायबिटीज़ हो गई थी। अच्छा, कोविड के बाद मुझे कोविड हुआ था फर्स्ट वेव में, तो मधुमेह जब हुआ, चूँकि हिस्ट्री थी, पिताजी को था, पापा का जो किडनी फेलियर था वो मधुमेह के कारण ही हुआ। पापा की शुगर बहुत लो रहती थी, अच्छा, और उसी कारण किडनी पे इफेक्ट आया और चीज़ें हुई। तो मैं बहुत बीमार रहने लगा। अच्छा, जब शैलेश जी वाला शो आप देखेंगे, वाह वही वाह, तो उसमें देखेंगे मेरा गला चौक था, और मैं बहुत मतलब मेरी इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, और डायबिटीज़ में भी मुझे हाई डायबिटीज़ थी, 475 के आसपास मेरी शुगर लेवल था। अच्छा, मुझे 2 समय इंसुलिन लगता था, मैं 3 टाइम मेडिसिन लेता था, तब जाके सर्वाइव हो रहा था, शुगर कंट्रोल थी। लेकिन मुझे टाइप 2 थी, ये अच्छी बात थी, जिसमें पेंक्रियास पूरी तरह से डेड नहीं होता, काम करता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो हम NIT सूरत का एक कवि सम्मेलन कर रहे थे, मेरे मित्र हैं एकाग्र शर्मा, हम दोनों थे उस कार्यक्रम में। तो वहाँ पे भी मेरी हालत जो है, हम रात में पहुँचे और गड़बड़ होने लगी। तो हर जगह लगभग हो रहा था, मैं कहीं पहुँचूँ तो इम्यूनिटी वीक होने लगे और हालत ऐसे बिगड़े, कभी हाथ कांपना, कुछ न कुछ होता ही रहता था। तो एकाग्र भैया ने काइंड ऑफ फटकार में भी बोला, काइंड ऑफ सजेशन में बोला कि यार गौरव बाबू, तुम अपने पेशेंट को लेके इतने डेडिकेट हो, और तुम्हें सब ऐसा, तुम्हारे बड़े बड़े डिज़ायर हैं, और तुम ऐसा करना चाहते हो, ये चाहते हो, वो चाहते हो, तो तुम्हें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। और ये तो सच्ची बात है, पहला सुख निरोगी का है। मैं हमेशा से सोचता था, लेकिन उस दिन उन्होंने जब कहा तो उस बात को मैंने और गंभीरता से लिया कि हाँ ऐसा करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि यार कुछ भी होगा, मैं अब इस डायबिटीज़ को जो है मैं हरा के रहूँगा। मैंने फरहान अख्तर का एक वीडियो देखा था जिसमें रिवर्स डायबिटीज़ कैंपेन एक चल रहा है, कुछ सेलिब्रिटीज़ चलाते हैं। ओके, मैंने तय किया, मैंने कहा मैं करूँगा। तो मैंने आके सोचा कि योग करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत पहले जब स्कूलिंग में, कॉलेजेस में रहा, तो मैं जिम कर चुका था पहले। अच्छा, तो मैंने योग भी किया, लेकिन योग के साथ साथ मैंने जिमिंग शुरू की, एक्सरसाइज करना शुरू की। योग जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, और जिमिंग जब करते हैं तो आपकी बॉडी शेप में आने लगती है। बिल्कुल। और जब शेप में आती है तो आपके अंदर और मोटिवेशन आता है कि यार आप और करें और करें और करें। ठीक है, तो पहले एक समय का इंसुलिन बंद हुआ, फिर 2 समय का, फिर एक समय मेडिसिन, 2 समय मेडिसिन बंद हुई, फिर मेडिसिन पूरी तरह से बंद हो गई। पिछले 3 महीने से मैंने कोई शुगर की दवाई नहीं ली। अच्छा, मैं पूरी तरह से अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर चुका हूँ, तो सब सही है। बिल्कुल। तो गौरव भैया, अब एंड में एक रैपिड फायर हम ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ भयानक खेल है। नहीं, कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं, और आपको जस्ट 1 वर्ड या कुछ शब्दों में आपको जवाब देना है। ठीक है। ठीक है। फेवरेट पोएट? डॉक्टर कुमार विश्वास। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? नाइट आउट। ओके। फेवरेट प्लेस टू राइट? कहाँ पर लिखना पसंद करता है? बाथरूम। अच्छा, हाँ। ओके। सुबह सुबह अच्छे ख्याल आता हाँ, नहीं सुबह नहीं, है? कभी भी? कभी भी। ओके। टी और कॉफ़ी? चाय या कॉफ़ी? दोनों नहीं लेते हैं? ग्रीन टी। ओके, डायबिटीज़ पेशेंट। हाँ। फेवरेट सीजन कौन सा आपका? फेवरेट सीजन, मौसम कौन सा अच्छा लगता है आपको? बारिश। एक्सपेक्टेड था। हाँ। मूवीज़ और बुक्स? बोथ। फिर भी एक किसको ज़्यादा महत्व, अगर आपको अभी देखना हो तो क्या देख, मतलब देखना है, पढ़ना हो? इस समय के हिसाब से मूवीज। ओके। फेवरेट मूवी कौन सी आपकी, कोई रही हो? चक दे इंडिया। फेवरेट बुक? गुनाहों के देवता। ओके। वन थिंग यू कांट लिव विथआउट? माय वाइफ। ओके। 1 वर्ड टू डिस्क्राइब योर पोइट्री स्टाइल? मतलब कुछ एक शब्द में आप क्या लिखते हैं, कुछ डिस्क्राइब कर सकता है उसको? एवरीथिंग। अच्छा, सब कुछ लिखना है। तो थैंक यू सो मच गौरव भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। आपसे बातचीत करके, और काफ़ी कुछ जानने को मिला आपके बारे में, जो आपने बहुत गहरी बातें कुछ बताई। जी। तो
थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इस एपिसोड को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए लेट्स डी कोड को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।